इसमें जीएस पेपर 1 का सोसाइटी का सेकंड लेक्चर है ये। इसमें जनसंख्या और संबंधित मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वही देखते हैं, बाकी ये एक इम्पोर्टेंट है ये 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नेगेटिव है। जनसंख्या वृद्धि दर -0.03% वार्षिक है और 0.31 नेगेटिव में दशकीय वृद्धि दर है। 1921 में नेगेटिव थी ये। बाकी हम देखते हैं कि 1941 के बाद जो 1951 में हुई है और जैसे देश आज़ाद हुआ है तो एक साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई है और 20% से ज़्यादा, जो पहले 5% 10% हुआ करती थी वो 20% हो गई है दशकीय वृद्धि दर, और जो चलती रही है 2011 में 17% तक रही है। अब ये दशकीय वृद्धि दर का चार्ट देखते हैं। उसके बाद 1911 से 1921 की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण हैं। उसमें उस समय के जो कारण रहे हैं 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि दर, क्योंकि उस समय जन्म दर तो काफ़ी थी, तो उसका कारण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, गरीबी, भुखमरी, अकाल सेवाएं, स्वास्थ्य ढांचा अच्छा नहीं था। 1921 से 1961 तक उच्च वृद्धि दर के कारण, पहला है मृत्यु दर को कम किया। स्वास्थ्य सुविधाएं, तकनीक के विकास से मृत्यु दर कम हो गई तो उससे जनसंख्या बढ़ेगी, और जन्म दर बढ़ी हुई है, मृत्यु दर कम हो गई तो जनसंख्या विस्फोट होगा। जन्म दर उच्च बनी रही क्योंकि यह सामाजिक सोच से ही कम किया जा सकता है। तकनीक से मृत्यु दर को कम कर लिया लेकिन जन्म दर उच्च बढ़ी रही तो उससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी। स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने से मृत्यु दर कम हो गई। 1961 से 71 के बीच उच्च वृद्धि दर का कारण, कृषि में ये जो पीरियड है उसमें कृषि की जो जन्म दर है उसका वृद्धि के दूसरे कारण हैं। पहला है कृषि में हरित क्रांति, देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हुई। उच्च जन्म दर के कारण है उच्च जन्म दर के कारण जो हैं बने हुए हैं, जो 1941 से आज तक बने हुए हैं, उसमें है पितृसत्तात्मक सोच, सन मेटा प्रेफरेंस, महिला साक्षरता का निम्न होना, महिला सशक्तिकरण का अभाव, महिलाओं का परिवार नियोजन के लाभों, प्रजनन, स्वास्थ्य के बारे में पता न होना, बाल विवाह। 1845 में प्रजनन आयु की में बच्चे ज़्यादा पैदा होने की संभावना, गरीबी, समृद्ध लोग संपत्ति अर्जन पर ध्यान देते हैं, गरीब बच्चे पैदा करते हैं। तो ये रीजन है उच्च जन्म दर के कारण के। उच्च जन्म दर कम न होने के कारण सांस्कृतिक अंतराल है, तकनीकी त्वरित रूप से मृत्यु दर कम हो गई लेकिन जन्म दर उच्च रही। समाज की सोच इतनी तीव्र गति से नहीं बदली कि जन्म दर भी निम्न हो जाए। जन्म दर निम्न हो जाती तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होती, लेकिन जन्म दर उच्च और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या विस्फोट हुआ। उच्च जन्म दर का परिणाम, अधिक जनसंख्या का परिणाम, संसाधनों इनके कारण प्रभाव क्या पड़ा। संसाधनों पर दबाव, खाद्यान्न पर दबाव, उच्च बेरोजगारी, स्वास्थ्य अवसंरचना पर दबाव, अधिक गरीब जनसंख्या के होने से श्रमिकों की अधिक संख्या उपलब्ध हुई, श्रमिकों को भी रोजगार नहीं मिलता, गरीबी दुष्चक्र, खराब जीवन चक्र, स्लम क्षेत्र। जनसंख्या सिद्धांत, इसमें माल्थस का एक जनसंख्या सिद्धांत है 1798 का, 1798 में एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के नाम से ये। तो इसमें ये कहते हैं कि जो जनसंख्या है, माल्थस का सिद्धांत देखते हैं, इसमें बोलते हैं कि जनसंख्या जो है वो
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी से बढ़ती है, ज्यामितीय श्रृंखला के अनुसार बढ़ते 1 2 4 8 16 32, और जो खाद्यान्न हैं वो 1 2 3 4 इस हिसाब से बढ़ते हैं। तो इस सिद्धांत में जनसंख्या और खाद्यान्न की वृद्धि दर के आनुपातिक वृद्धि को विश्लेषित किया गया है। भविष्य का पूर्वानुमान भी किया गया है। इससे माल्थसवादी आपदाएं विनाश कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। माल्थस ने मनुष्य के दो कामना को उजागर किया है, भोजन की अभिलाषा डिजायर फॉर फूड एंड जनसंख्या वृद्धि के लिए सेक्स की अभिलाषा। और ये तो इन दोनों कामनाओं में देखते हैं कि जो आर्थिक वृद्धि है, भोजन की अभिलाषा है, उससे आर्थिक वृद्धि होगी, तकनीक बढ़ेगी और प्रौद्योगिकी बढ़ेगी, विकास होगा। और दूसरी जो है उससे जनसंख्या की वृद्धि होती है। यह दोनों कामनाएं मनुष्य को आर्थिक क्रियाओं तथा जनसंख्या वृद्धि की ओर ले जाती हैं। प्रथम कामना से औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक वृद्धि एवं संसाधनों का उपयोग जैसी क्रियाएं प्रेरित होती हैं। दूसरी कामना से संतानोत्पत्ति एवं समाज तथा जनसंख्या का विस्तार होता है। संतानोत्पत्ति को सामाजिक इच्छा कहा गया है। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को ज्यामितीय प्रणाली 1 2 4 8 से बढ़ते हुए माना, जो कि चरघातीय वक्र से दिखाया जाता है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि दर अंकगणितीय श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से बढ़ती है। तो इस हिसाब से जनसंख्या है वो तीव्र गति से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खाद्यान्न उस गति से नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक स्थिति रहती है जब तक संसाधन ज़्यादा रहते हैं, खाद्यान्न ज़्यादा रहते हैं, फिर एक स्थिति में दोनों का सामंजस्य बनता है और उसके बाद जनसंख्या ऊपर चलने लगती है। जहाँ से जनसंख्या ऊपर जाती है और संसाधन कम रह जाते हैं उसे विपत्ति का बिंदु या माल्थसवादी आपदा कहते हैं। पहले खाद्यान्न है जनसंख्या के लिए पर्याप्त रहते हैं और उसके बाद जो खाद्यान्न है जनसंख्या के लिए संसाधन है अपर्याप्त हो जाते हैं और ये तनाव की स्थिति होती है। इससे संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होता है। माल्थस ने यह घोषणा की कि जब खाद्यान्न एवं जनसंख्या का औसत 9:256 प्राप्त होगा तब मानव समाज विनाश की ओर प्रेरित होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 9 तक संसाधन 9 तक बढ़ पाएंगे, तब तक जनसंख्या 256 बढ़ जाएगी और वो जो स्थिति होगी उसके बाद विनाश होगा। ऐसा उन्होंने घोषणा की थी और उन्होंने समय बताया 200 साल, मतलब 1798 प्लस 200 1998 2000 के करीब। और उन्होंने ये भी बताया कि 25 वर्षों के बाद माल्थस ने किसी देश की जनसंख्या द्विगुणित हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि 1998 में ऐसा कोई विनाश देखने को नहीं मिला। इसके कारण है हरित क्रांति, खाद्यान्न सुरक्षा मिली। जो खाद्यान्न की गति 1 2 3 4 से बढ़ रही थी वो तीव्र गति से बढ़ गई और लोगों के लिए खाद्यान्न की सुविधाएं मिलने लगी, उनके लिए खाद्यान्न पर्याप्त मिला, उनके लिए खाद्यान्न जो संसाधन थे, खाद्य संसाधन वो कम नहीं पड़े। जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई, लोगों में जागरूकता आई, तकनीकी शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन आदि से जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई। लेकिन यदि जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित नहीं किया गया तो माल्थस आपदा के भविष्य में आने की संभावना बनी रहेगी। माल्थस ने इस विनाश से बचने के 2 उपाय बताए हैं। एक सकारात्मक, जिसमें सकारात्मक अवरोध हैं जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष, इससे क्या है जनसंख्या कम होती रहती है। दूसरा निषेधात्मक है, जिसमें बताया उन्होंने जनसंख्या कम करो, जन्म दर कम करो। उसमें नैतिक उपाय में ब्रह्मचर्य, निरोधकों का प्रयोग, देश सेवा, आत्मसंयम आदि बताया। और माल्थस ने पूंजीवादी व्यवस्था को जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का कारण माना है। माल्थस ने पूंजीवादी व्यवस्था को जनसंख्या का विस्फोटक, जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का कारण माना है। परंतु यह पूंजीवाद के समर्थक हैं क्योंकि धन संचय से ही पुनर्निवेश हो सकता था, पुनर्निवेश से ही आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि एवं रोजगार की वृद्धि होगी। इन्होंने श्रमिक वर्ग की जनसंख्या वृद्धि को उच्च माना है क्योंकि अधिक संतान होगी, अधिक रोजगार मिलेगा, अधिक धन कमाएंगे, जितने अधिक हाथ उतने अधिक धन, ऐसा समझते हैं
गरीब लोग, तो इसीलिए उन्होंने श्रमिक वर्ग को जनसंख्या वृद्धि का कारण माना है। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत में आर्थिक वृद्धि औद्योगिकरण को जनसंख्या विस्फोट का सही कारक माना है। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्रीय चिंतन है, उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में जनसंख्या संबंधी विचार प्रकट किए, परंतु इनमें कोई मौलिक सिद्धांत प्रदान नहीं किया है। मार्क्सवाद में औद्योगिक क्रांति के पूंजीपति वर्ग वास्तव में पूर्व जमींदार हैं, जिन्होंने प्राकृतिक संपदाओं को संग्रहित किया। श्रम दर कम होने से श्रमिकों की जनसंख्या अधिक होती है, जिससे वे जितने अधिक हाथ होंगे उतने अधिक परिश्रमिक होंगे, परंतु जनसंख्या वृद्धि से श्रम की आपूर्ति बढ़ जाती है एवं श्रम दर पुनः घटता है। पुनः जनसंख्या विस्फोट श्रमिक वर्गों में होता है, जब श्रमिक वर्ग अधिक श्रम प्राप्त करना चाहता है। श्रमिक वर्ग है अधिक श्रम पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए अधिक जनसंख्या पैदा करता है, इसलिए वो एक श्रमिक वर्ग एक दुष्चक्र में फंस जाता है, जिससे जनसंख्या बढ़ती रहती है और बाद में जाके वो उनको पारिश्रमिक भी बराबर नहीं मिलता है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का अंत जनसंख्या वृद्धि का समाधान बताया। तुलना माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के कारण श्रमिक वर्ग को माना जाए, मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को माना है। माल्थस का सिद्धांत प्रकृतिवादी है। जनसंख्या पर नियंत्रण प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रिया से होता है। यदि मनुष्य स्वयं नियंत्रण न करे तो मार्क्स का सिद्धांत समाजवादी है, परंतु मार्क्स का सिद्धांत समाजवादी है एवं जनसंख्या नियंत्रण पूंजीवादी व्यवस्था के अंत में देखना है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक एवं निषेधात्मक उपाय बतलाए, जबकि मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अंत को जनसंख्या नियंत्रण का अंत बताया। माल्थस ने अंकगणितीय ज्यामिति दर से खाद्यान्न एवं जनसंख्या वृद्धि को बताया, जबकि दो मूल कारक डिजायर फॉर फूड और डिजायर फॉर सेक्स बताया, जबकि मार्क्स ने मूल कारण न्यून श्रम दर एवं वर्ग संघर्ष बताया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर और टोटल जनसंख्या किस हिसाब से बदलती है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत ये बताता है कि किस स्टेज के बाद जनसंख्या कब बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे, जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर का विश्लेषण देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांतियों से जोड़ा है। जैसे जैसे समाज में औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रांति का प्रवेश होता है, वैसे ही जनांकिकीय गुण परिवर्तित होता है। इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे देश में तकनीकी, औद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी, जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं ये सब बढ़ते हैं, तो जनांकिकी है जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कम होती है। जैसे औद्योगिक क्रांति से यूरोप में जनसंख्या विस्फोट हुए, परंतु वैज्ञानिक क्रांति युग में जनसंख्या में स्थितिक साम्यावस्था आई। विज्ञान के विकास से धर्मांधता, अशिक्षा एवं रूढ़िवादी सोच समाप्त होती है। विज्ञान के विकास से मानव अपने व्यक्तित्व, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत जीवन पर अधिक केंद्रित होता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि कम होती है, जागरूकता आती है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, इसलिए जनसंख्या वृद्धि कम होती है। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के मूल आधार: आर्थिक वृद्धि, मृत्यु दर, जन्म दर। मृत्यु दर आर्थिक वृद्धि होने पर सर्वप्रथम घटती है। मृत्यु दर आर्थिक वृद्धि होने पर सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए घट जाती है। जन्म दर उच्च बनी रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। पहला स्टेज है जनसंख्या विस्फोट। दूसरा स्टेज होगा कृषि आधारित समाज में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों उच्च बने रहते हैं, अतः जनसंख्या स्थैतिक बनी रहती है। आर्थिक वृद्धि होने पर जनसंख्या में पुनः स्थैतिकता उत्पन्न होती है, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दोनों कम हो जाते हैं। जन्म दर में गिरावट क्रमित होती है, परंतु मृत्यु दर में तीव्र एवं अचानक गिरावट होती है। अब ये वही है उच्च स्थैतिक चरण है, जिसमें जन्म दर दोनों, जन्म मृत्यु दोनों उच्च बनी रहेंगे, कम उत्पादकता, तकनीकी नहीं है, अल्प शहरीकरण है, कम मतलब विकास नहीं है, लेकिन उच्च दर, उच्च जन्म और मृत्यु दर दोनों बनी हुई हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा है। सामान्य तौर पर स्थिर जनसंख्या की बहुत कम प्रभावी वृद्धि दर होती है। वर्तमान में कुछ अफ्रीकी देश जैसे सोमालिया और सूडान की में इसी चरण से गुजर रहे हैं। दूसरा चरण 2, पूर्व विस्तार की अवस्था। इसमें क्या हुआ
के औद्योगिक क्रांति और आर्थिक क्रांति अथवा चिकित्सा विज्ञान की क्रांति से कृषि उत्पादकता में वृद्धि, अधिशेष की प्राप्ति, और इस सबसे क्या होगा कि मृत्यु दर कम हो जाएगी, अकाल दुर्भिक्ष पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। अतः मृत्यु दर तेजी से घटती है परंतु जन्म दर लगभग स्थितिक बनी रहती है। अतः जनसंख्या वृद्धि दर विस्फोटक होती है और समाज में विज्ञान का प्रवेश एवं धर्म का प्रभाव कम होता है। चरण 3 है उत्तर विस्तार की अवस्था। इसमें जन्म दर घटती है, मृत्यु दर ऑलरेडी घट चुकी होती है। तो यह अर्ध विकसित देशों की दशा है। आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक क्रांति के प्रकार देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक क्रांति का प्रवेश हो चुका होता है। निम्न स्थैतिक अवस्था अगला चरण है जिसमें दोनों ही कम हो जाते हैं, जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाते हैं। वैज्ञानिक एवं सोशल कैपिलरी है। व्यक्तिगत समाज है, उपभोक्तावादी समाज स्थापित होता है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकार अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सोशल कैपिलरी, इसमें क्या होता है, लोग देखते हैं कि हमसे अच्छे लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो जनसंख्या कम है, उनके परिवार में कम लोग हैं, तो इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो भी उच्च आकांक्षाओं को रखते हुए कम जनसंख्या वृद्धि करते हैं, परिवार में कम बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो इसमें है प्रत्येक समाज को पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था के एक सेट के साथ चिन्हित किया जाता है जिसमें ऊपरी पदानुक्रम में व्यक्तियों को निम्न पदानुक्रम से संबंधित लोगों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सामाजिक स्थिति के पदानुक्रम में ऊपर उठने के लिए व्यक्तियों की ओर निरंतर प्रयास किया जाता है। एक बड़े परिवार को अधोगामी सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में बाधक माना जाता है। तो ये हो गया कि वो फिर उनकी आकांक्षा है सत्ता की राजनीति, धन द्वारा ये सब इकट्ठा करना है, अपनी व्यक्तिपरक सोच हो गई है, अच्छा जीवन जीना है। पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए संतानोत्पत्ति कम करते हैं। फिर नकारात्मक वृद्धि की लास्ट चरण है नकारात्मक वृद्धि की अवस्था है जिसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों घट जाते हैं, लेकिन जन्म दर है वो बहुत घट जाती है जिससे नकारात्मक समाज में उपभोक्तावाद में वृद्धि होती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें एजिंग की समस्या होती है, वृद्ध लोग ज़्यादा होते हैं, बच्चे और युवा कम होते हैं। वैवाहिक संस्था के रूप में अपना महत्व होने लगता है। तो ये रिप्लेसमेंट मार्क है कि 2.1, एक महिला जब 2.1 बच्चे पैदा करेगी तो वो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी उस समय पे। प्रति महिला 2.1 बच्चे प्रजनन दर है जो समय के साथ मृत्यु के साथ जन्म को संतुलित करके जनसंख्या को स्थिर रखता है। जनांकिकी लाभांश, इसमें 15 से 64 वर्ष के जितनी जनसंख्या है उनसे जो आर्थिक लाभ लिया जा सकता है उसको जनांकिकी लाभांश बोलते हैं। तो 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या को अधिक शिक्षित, कुशल, तकनीकी रोजगार इन सब में संलिप्त करके उनसे डेमोग्राफिक डिविडेंड लिया जा सकता है। उस संभावित प्रबल आर्थिक विकास से है जो किसी जनसंख्या में काम करने वाले लोगों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या के अनुपात में मिलता है। मानव संसाधन के सकारात्मक एवं सतत विकास को दर्शाता है। इसमें 15 से 64 आयु वर्ग के लोग आते हैं। युवा एवं कार्यशील जनसंख्या 0 से 15 और 65 से ऊपर आश्रित जनसंख्या रहती है। किसी जनसंख्या की अनुगत संरचना के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उससे मिलने वाला संभावित आर्थिक विकास विशेषतः यदि काम करने वाले 15 से 64 वर्ष लोगों की जनसंख्या उन पर आर्थिक लोगों की जनसंख्या से अधिक हो तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का यह भी कहना है कि यदि नवयुवक और नवयुवतियों की संख्या अधिक हो रही है और प्रजनन दर कम हो रही है तो इस देश की जनसंख्या की स्थिति को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर है इसमें जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे। तो ये पिरामिड दिखाया गया है कि पहले क्या होता है कि जनसंख्या में एक पिरामिड बनता है 0 से 4 और ये ऊपर के जैसे हम 100 साल तक पहुंचते हैं, नीचे सबसे ज़्यादा होता है और ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कम होता जाता है, ट्रायंगल बनता है।
उसके बाद 2050 में क्या होगा कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम हो जाए, बच्चे कम हो जाएंगे, 5-10 साल के बच्चे कम होंगे, और जो युवा है वो बढ़ेगा और बुजुर्ग भी कम हो जाएगा। तो बच्चे थोड़े कम रहेंगे युवा से, तो युवा सबसे ज़्यादा रहेगा। डेमोग्राफिक बल जीवन बीच में जो बन जाएगा। 2050 में सबसे ज़्यादा युवा रहेंगे भारत में। भारत के पास 2018 से 55 तक 37 वर्ष में जनसांख्यिकीय लाभांश मिलने वाला है। तो ये है जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे। भारत की सामाजिक समस्या अर्थात दीर्घकालीन गरीबी, तीव्र अनुयोजित शहरीकरण, विकास का निम्न स्तर, पर्यावरण निम्नीकरण आज सभी एक साझा कारण जनसंख्या, जो साझा जो कारण है वो जनसंख्या का अधिक होना है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही बहुत सारी समस्याएं हैं। जून 2021 तक विश्व की जनसंख्या 790 करोड़ है, 800 करोड़ पार कर गई है। जनसंख्या आधिक्य के कारण सामान्य कारण है जन्म दर ज़्यादा होना, ये सामान्य कारण है। जनसंख्या जन्म दर अगर अधिक है तो उच्च जन्म दर बनी रहेगी। प्रजनन दर का अधिक होना, उच्च प्रजनन दर है, कम उम्र में विवाह और सार्वभौमिक विवाह करना, सबको विवाह करना है, कम उम्र में विवाह कर देना है, तो जो प्रजनन की का पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें अधिक संतानोत्पत्ति होती है। गरीबी और निरक्षरता है, शिक्षित महिला अधिक उम्र में विवाह करती है, और इसलिए गरीबी और निरक्षरता है तो क्या करेंगे, कम उम्र में विवाह कर दिया। शिक्षित महिला अधिक उम्र में विवाह करेगी क्योंकि उन्हें शिक्षा में टाइम लगेगा, रोजगार में टाइम मिलेगा, आत्मनिर्भर बनने में टाइम लगेगा, तो विवाह की उम्र बढ़ जाती है। प्राचीन सांस्कृतिक नियम में पुत्र की चाह है, सन मेटा प्रेफरेंस है, अवैध प्रवासन है, इससे जनसंख्या बढ़ती है। सार्वभौमिक विवाह प्रणाली, हाँ ये देखा हमने समाजशास्त्रियों द्वारा विवाह को एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक माना जाता है, समझ में किसी न किसी विद्यमान रहता है। प्रत्येक पति या पत्नी की भूमिका है, विवाह के बाद क्या करेंगे, संतानोत्पत्ति होती है। गरीबी है तो गरीबी जो दुष्चक्र है उसमें क्या होता है, अधिक कार्य मिलेगा, बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसेंगे, मानव विकास का निम्न स्तर, अवसंरचना विकास का निम्न स्तर, जन्म मृत्यु है। गरीबी का दुष्चक्र है। निम्न आय है तो उससे क्या होगा, निम्न स्वास्थ्य और निम्न शिक्षा मिलेगी। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है तो रोजगार अच्छा नहीं मिलेगा। निम्न स्तरीय मानव पूंजी हो जाएगी, उससे निम्न उत्पादकता रहेगी। और दूसरी ओर निम्न आर्थिक समृद्धि है तो सबसे पहले कम बचत, निवेश कम होगा, निम्न आय है तो उससे कम निवेश होगा, निम्न आर्थिक समृद्धि आएगी। जन्म दर व मृत्यु दर में बढ़ता अंतर। तो 1941 से 51 में जो जन्म दर 39% थी 22% हो गई। अब अंतर लगभग बराबर तो है 50 है। जनाधिक्य का प्रभाव, जनसंख्या अधिक है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बेरोजगारी होगी, मानव संसाधन प्रयोग की समस्या आएगी, अवसंरचना पर दबाव होगा, आसमान आय का वितरण होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वनों का कटाव। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताए गए। सामाजिक उपाय हैं, विवाह की उम्र बढ़ाना, सामाजिक सोच, पुत्र की चाह उसको बदलना, और महिलाओं की स्थिति में सुधार, शिक्षा का प्रसार, गोद लेना, सामाजिक कारण है। जागरूकता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, जागरूकता है। आर्थिक कारण है, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी काम खत्म करना, उद्योग है वो कृषि को बढ़ावा देना, शहरीकरण, निम्न जन्म दर, लोग आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहेंगे। अन्य उपाय, गर्भ निरोधक उपाय, नसबंदी है, नलीबंदी, खाने वाली दवा है, गर्भपाती, ये अन्य में आ जाते हैं। सरकार द्वारा प्रथम महिलाओं को सरकारी प्रयास में परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 है, PCPNDT एक्ट 1994 है, फीमेल भ्रूण हत्या रोकना है इसके तहत,
सजा का प्रावधान है। जनसंख्या नीति 2000 लक्ष्य, लघु अवधि लक्ष्य, विद्यालय शिक्षा अनिवार्य करना और अपूर्ण गर्भ निरोध एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना, आधारभूत परियोजना एवं शिशु स्वास्थ्य एकीकृत सेवा का प्रावधान करना, विभाग की उम्र बढ़ाना, संचारी रोग रोकना, मध्यकालीन का कुल प्रजनन दर को कम करना, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, बाल एवं मातृ मृत्यु दर को घटाना, दीर्घ प्रतिनिधि गर्भ सुविधा उपलब्ध कराना, गर्भ निरोधों का प्रदोष में स्थिति जनसंख्या प्राप्त करना, छोटे परिवार की अवधारणा विकसित करना। हाँ, सरकार ने इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय स्तर पर निकायों एवं ऐच्छिक क्षेत्र को भी केंद्रीय कोष में पैसा देकर शामिल किया है। स्वामीनाथन कमेटी है, ये बोलते सोच में बदलाव करने से। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो 2.1 स्तर पर लाना बोलते हैं ये। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से लागू करना, विकेंद्रीकरण प्रणाली, पंचायती, ये सब में ध्यान देना, इन सबसे वो न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम चलाना। और आर्थिक सामाजिक आर्थिक सुझाव, बाल विवाह रोकना, बाल विवाह रोको, बाल विवाह मतलब 18 साल में विवाह हो गया, 40 साल तक 35 साल तक अधिक संतान उत्पत्ति होती है, प्रसव को 100% संस्थागत करना, हॉस्पिटल में करना, मातृत्व मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर कम करना, सार्वजनिक टीकाकरण बढ़ाना, प्राथमिक स्वास्थ्य पहुंच बढ़ाना, शिक्षा कर्म निरोधकों को उपलब्ध कराना। भारतीय जनसंख्या नीति आलोचना 1951 में 35 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ होगी। जनसंख्या नीति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। क्यों? संकीर्ण दृष्टिकोण, केवल गर्भ निरोधक और बंदीकरण पर ही ध्यान, जनसंख्या नियंत्रण के आधारभूत कारणों, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में वृद्धि, शिक्षा प्रसार पर ध्यान नहीं दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति के प्रचार और प्रसार और जागरूकता पर ध्यान नहीं दिया गया। अपर्याप्त अवसंरचना एवं अकुशल कर्मचारी हैं। आपातकाल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जबरदस्ती करने से जनसंख्या नियंत्रण नीति अलोकप्रिय हो गई। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग है, अलग अलग अप्रोच है सबकी, क्लिनिकल अप्रोच है, जिसको आवश्यकता हुए बिना हिचकिचाहट परिवार नियोजन केंद्र पर लाभ ले ले। परिवार नियोजन में से 52 प्रथम देशों में से एक। एक्सटेंशन अप्रोच है, बदलाव विकसित इंटीग्रेटेड अप्रोच है, NGO का भी है। जनसंख्या विस्फोट, अनुकूल जनसंख्या, ऑप्टिमम जनसंख्या वो होती है जहाँ पर यदि किसी देश की जनसंख्या उतनी है कि उस देश की संसाधन पर्याप्त रहें तो उस देश की अनुकूलतम जनसंख्या रहती है। यदि जनसंख्या संसाधनों की अपेक्षा अधिक है तो इस संसाधनों पर दबाव कहा जाता है। यदि जनसंख्या संसाधनों की अपेक्षा कम है, जनसंख्या कम है तो मतलब संसाधन सरप्लस में है, तो उसे अल्पतम जनसंख्या कहा जाता है। भारत अनुकूलतम जनसंख्या के स्तर को पार कर चुका है। भारत में वर्तमान में जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है, मतलब संसाधनों पर दबाव है। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम, जनसंख्या विस्फोट से क्या होगा? गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी, खाद्यान्न उपलब्धता की समस्या, खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौती, शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियां, अनाधिकृत कॉलोनियों की समस्या, उच्च बेरोजगारी, खराब जीवन स्तर। जनसंख्या का गरीबी या गरीबी से जनसंख्या, संसाधन कम होने के प्रभाव। अल्पतम जनसंख्या की स्थिति में जनसंख्या की वृद्धि होने से भी गरीबी नहीं आएगी, अर्थात प्रत्येक स्थिति में जनसंख्या वृद्धि से गरीबी नहीं आएगी। सरकार सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, सरकार के पास सीमित संसाधन है। संसाधन सीमित, सामाजिक संघर्षों को बढ़ावा, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद एवं जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। असंतोष बढ़ेगा, सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ेगा, सरकार सभी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकती है। सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं, असमानताएं बढ़ती हैं। अमीर प्रजनन दर कम करते हैं, गरीब प्रजनन दर अधिक करते हैं। भारत में समृद्धि के टापू हैं और गरीबी के समंदर हैं। प्रवास बढ़ रहा है जिससे अवसंरचना पर दबाव बढ़ रहा है। एक जगह पर लोग रोजगार के लिए इकट्ठे हुए जा रहे हैं। लिंगानुपात बदल रहा है, आयु समूह बदल रहा है, 2025 युवा जाते हैं। अपराध हिंसा बढ़ रही है। क्या तकनीकी कानून और आधुनिक शिक्षा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं? केवल सीमित स्तर। सती प्रथा बंद, पूर्णतः बंद, खत्म, तकनीक का प्रभाव हुआ, लोगों तक पहुँच बढ़ी। आयु संरचना पूरी जनसंख्या में अलग अलग आयु समूह के लोगों का हिस्सा।
आयु संरचना विकास, जो भारत में कार्सिक जनसंख्या 2055 तक अधिक है, तो जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, इससे आयु संरचना पर प्रभाव पड़ता है। वृद्ध लोग ज़्यादा होने से कार्सिक जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ाई जाए, सरकार वृद्धजन सुरक्षा लाए। जो कार्सिक जनसंख्या है बीच में, उससे हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना पड़ेगा। डेमोग्राफिक वल्ज को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलना होगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या का 41.49 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाना होगा। कौशल विकास, मेक इन इंडिया, MSME को बढ़ाना, यह GDP का 30% है। 11.1 करोड़ लोग इसी में लगे हुए हैं। जनसंख्या उसे बढ़ावा देना होगा। लिंगानुपात के कारण क्या पुत्र की चाह है। तकनीकी से लोगों ने लिंग चयन किया है। LPG सुधार हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। प्राइवेट सेक्टर या कोई समाज सुरक्षा नहीं देता है, बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं होती है। इस कारण बुढ़ापे के सहारे के रूप में पुत्र की चाह है। पुरुष को मजदूरी अधिक है, महिला को कम है। इससे अधिक मजदूरी मिलने के कारण पुत्र को पैदा करने की चाह है। उसके चक्कर में पुत्र को जिम्मेवारी समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। लिंगानुपात प्रतिकूल होने के परिणाम, महिला शोषण को बढ़ावा, विवाह के समय लड़की की उम्र में अंतर बढ़ जाएगा, बहुविवाह बढ़ेगा, एक पत्नी का कई पुरुषों से विवाह। लिंगानुपात सुधारने के उपाय, PCPNDT एक्ट 1993 को कठोरता से लागू करना, उल्लंघन होने पर कठोर दंड का प्रावधान, महिलाओं को DCP लगाना होगा। DCP डिसीजन पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। सरकारी नीतियाँ, योजनाएं, सुकन्या समृद्धि, बेटी बचाओ, NGOज, राष्ट्रीय युवा नीति है। 5 उद्देश्य, 11 प्राथमिकताएं हैं। इसमें उत्पादक कार्यबल का निर्माण करना, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता को बढ़ाना, सशक्त एवं स्वस्थ पीढ़ी का विकास, स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली, खेल कूद, सामाजिक मूल्यों की सामुदायिक भागीदारी, जिसमें मूल्यों का बढ़ावा देना है। सामुदायिक एवं सामाजिक भागीदारी है। भारत में सहभागिता एवं नागरिक भागीदारी, राजनीति और शासन में सहभागिता, युवाओं की राजनीति, युवाओं के लिए न्यायोचित अवसरों का सृजन, समावेशन, सामाजिक न्याय। ये जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है, उसके 5 उद्देश्य और 11 प्राथमिकताएं हैं। ये सोसाइटी का सेकंड लेक्चर है, इसमें इतना ही, और बाकी का तीसरे लेक्चर में।